हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने चैनल पे हम देख रहे हैं कि पूरा करंट अफेयर हमने साल भर का आपको पूरा करा दिया है। उसके साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज के भी दे रहे हैं। सैंपल वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। सैंपल वीडियोस क्या, वो एक तरीके से पूरे पूरे वीडियो अवेलेबल हैं। उसके अलावा क्या है कि मिनिमम अमाउंट का कोर्स, मिनिमम अमाउंट पे करके आप कॉम्प्रिहेंसिव जो है पेपर 1 का पीवाईक्यू, पेपर 2 का पीवाईक्यू, पूरा ओवरऑल पीवाईक्यू का क्या मतलब है, हम पीवाईक्यूज के थ्रू ही आपको हम उस सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड आ गया कि फला रिवर की क्या ट्रिब्यूटरी है, तो हमने कोशिश किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है 10-15 रिवर उनको खत्म कर दिया उस एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यानी कि आपकी पूरी रिवर का चैप्टर खत्म कर दिया 11th क्लास का। अगर साइक्लोन का कोई क्वेश्चन आया तो पूरा साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन सब कुछ बता रखा है। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यूज भी कवर हो रहे हैं आपके, और साथ ही साथ आपका कोर्स वर्क भी पूरा हो रहा है। तो उनके लिए तो बेटर है ही, आपको पता ही है, जो लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ाई की किन्हीं वजह से और लास्ट मोमेंट पे मोटिवेशन आया है थोड़ा सा पढ़ने का, तो इधर उधर दाएं बाएं घूमने से बढ़िया है कि आप कोई एक हमारा या किसी एक का ऐसा पढ़ने की कोशिश कीजिए जो कम टाइम में आपको रिवीजन करा सके, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा सके। पूरा ये नहीं कि ज्योग्राफी की डिफिनेशन बताए, फिर फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, एनिमल ज्योग्राफी क्या होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है, ये सब बताने की कोशिश करें। नहीं, अब आपको सीधा फैक्चुअल चीजें जाननी है, फैक्चुअल चीजें पूछती हैं। ठीक, अब आपको ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी बनने का टाइम नहीं। अब सीधा सीधा आके जो है 3 बॉल पे 18 रन चाहिए तो आपको आके मारना ही है। ठीक, अब आप डिफेंस करना मत सीखिए। तो उस चक्कर में हमने उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये तैयार किया हुआ है। ज़्यादातर वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कंप्लीट होलिस्टिक चाहिए कि एकदम पीस ऑफ माइंड आपके पास रहे और आप आराम से बैठ सकें और कुछ नहीं दाएं बाएं होना पड़े, तो उसके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है 799 में दोनों, मेरे ख्याल से 25-25 घंटे के दोनों लेक्चर्स हैं। उसके साथ ही 799 में 249 का फ्री आपको टेस्ट सीरीज है। दोनों का 15-15 का टेस्ट सीरीज है, वो भी देंगे। और टेस्ट सीरीज भी ऐसे डिजाइन की गई है कि जो एग्जाम में पूछा जा सके, मतलब ऐसे कहीं नहीं रैंडमाइज करके कहीं से कॉपी पेस्ट पूरा टाइम लिया गया। आपको बोला गया था कि 1 महीने टेस्ट सीरीज लेट आ रही, सिर्फ इसलिए लेट आ रही क्योंकि एक बार हमने टेस्ट सीरीज बनाई 30 टेस्ट सीरीज, फिर हम खुद सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसको फिर से एक बार क्या किया गया, रिवाइज किया गया। उसमें लेट लगा। हर एक चीज को ध्यान में रख के किया जा रहा है, क्योंकि हमारे भी भाई बहन दोस्त जो है जानने वाले सब झारखंड दे रहे हैं। तो वो अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस तरीके से और डिमांड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हम महीने भर का और टाइम लेकर के आपको, इसलिए थोड़ा सा आपको लेट मिला है। लेकिन अब आपको ऐप पे सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज ही सिर्फ लेना चाहते हैं तो 249 में इंग्लिश हिंदी में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 799 में आपको 799 के साथ GS1 अवेलेबल है, GF पेपर 2 अवेलेबल है, और 249 का फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आपको है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके साथ साथ ई बुक अवेलेबल है आपको। ठीक, तो ये 25+ आवर का लेक्चर वीडियो है। सेम चीज़ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश का परचेज करिए, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी का। बाकी लेक्चर बाइलिंगुअल है। ओके, तो मतलब लेक्चर में ही आपको इंग्लिश भी मिल रहा है, हिंदी भी मिल रहा है, लेकिन अगर पीडीएफ चाहिए तो सेपरेट आपको पीडीएफ मिल रही है, हिंदी के हिसाब से हिंदी की, इंग्लिश के हिसाब से हिंदी की, जो भी आप परचेज करना चाहें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ओके, तो ये छोटा सा मैंने आपका टाइम लिया 3 मिनट का, और उसके बाद से अब हम लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल में हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपका अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, और अभी तक तो ये लग रहा था कि 8 मार्च था, 8 ऑफ मार्च, फिर 14 मार्च हुआ। अब देखिए शायद 19 अप्रैल को लेटेस्ट डेट पता चल रही है। तो हमें इन सबसे अनअफेक्टेड हुए, बिना अनअफेक्टेड रहते हुए क्या करना है, हमको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये थिकनेस ठीक है। ओके, तो उसी ऑर्डर में हमने कई सारे करंट अफेयर्स कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर इकोनॉमी इवेंट ऑफ द ईयर करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे। उसी तरीके से हम मेजर इंडेक्सेस करेंगे। साइंस टेक में जो डिफेंस से रिलेटेड है उनको करेंगे, अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह को देखेंगे, मिसलेनियस इवेंट्स देखेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर, बुक्स एंड ऑथर, तमाम तरीके की चीज़ें उनको देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम फर्दर करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो न्यूज़ में रही हैं चीज़ें। ओके, तो इस ऑर्डर में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला न्यूज़ है हमारा, वो है ISFR है, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, कि भारत में वनों की क्या स्थिति है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट है जिसको ISFR बोलते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर ये 2 साल में एक बार निकलती है, बाइनियल होती है, हर 2 साल में एक बार निकलती है। तो ये 18th रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है, जो कि 2023 में है। 2025 वाली 2026 के लास्ट तक में आती है। ठीक, तो अभी तो आई नहीं है, तो हम 2023 वाले को देख लेते हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक्चुअली में है क्या है। ओके,
एक पूरा वीडियो है हमारे चैनल पर, इसको आप जा करके देखिए, पूरा इस पर ही एक 14-15 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, उसको पढ़ाया गया है। तो लेकिन फिर भी हम एक बार इसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे एक बार, और थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनेशन देखेंगे कि क्या चीज़ मतलब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, ये क्या चीज़ एक ही है, अलग अलग चीज़ें हैं, क्या है नहीं है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हर 2 साल में एक बार निकलती है। ठीक, ये 18वीं रिपोर्ट है, 1987 से निकल रही है, ध्यान दीजिए 1987 से हर 2 साल में निकल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निकालती है। मिनिस्ट्री है कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। और जो डिपार्टमेंट है वो है फॉरेस्ट सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे यानी फॉरेस्ट सर्वे किसके अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में है। वही जो है एफएसआई इसको बोलते हैं, एफएसआई, यही जो ये रिपोर्ट निकालती है हर 2 साल में। ठीक, ये 18वीं रिपोर्ट है। ठीक, 18th रिपोर्ट है, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 18th रिपोर्ट ये लिखा है। ठीक, ओके, 18th रिपोर्ट है ये, और हर 2 साल में एक बार निकलती है। ठीक, और ये क्या करती है? एक तरीके का फॉरेस्ट का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, रिपोर्ट कार्ड ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है इंडिया में, वनों की, पेड़ों की, इनकी क्या कंडीशन है, इनको निकालती है। इसके लिए सैटेलाइट डेटा यूज करती है, सैटेलाइट डेटा यूज करती है, ये एफएसआई सैटेलाइट डेटा यूज करती है। साथ ही साथ फील्ड वर्कर्स को उतारती है, फील्ड वर्कर्स जाते हैं जो जा करके सर्वे करते हैं, फोटो खींचते हैं, और एक नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री बनती है, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटोरी बनती है। ठीक, इसको बनाते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, कहाँ कितने जंगल हैं ये इस तरीके की देखते हैं। ओके, और ये क्या इंफॉर्मेशन कंटेंट करती है? ये फॉरेस्ट कवर को कंटेन करती है कि कितना फॉरेस्ट कवर है। अभी देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर किसको कहते हैं। फॉरेस्ट कवर को कवर करती है, ट्री कवर को बताती है ये। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर, ये सब डिटेलिंग करती है। फॉरेस्ट फायर है, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को बताती है, और मैंग्रोव कवर को भी बताती है, जो मैंग्रोव होते हैं ना उनको बताती है। और इस तरीके का कार्बन स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक मतलब, कार्बन स्टॉक का क्या मतलब है कि हमारे देश में जो जंगल है वो कितना ज्यादा जो कार्बन एमिशन है उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक कितना है, पेड़ ज्यादा है तो कार्बन स्टॉक ज्यादा होगा। कार्बन को स्टोर करने का जो एमिट हम कार्बन कर रहे हैं उसको स्टोर करने का हमारे पास ज्यादा जगह होगी। पेड़ ही तो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसको कार्बन स्टॉक बोलते हैं। इन सबको निकालती है। ठीक, गवर्नमेंट इसका यूज करती है पॉलिसी बनाने के लिए, और डिफॉरेस्टेशन वगैरह के, डिफॉरेस्टेशन, भाई डिफॉरेस्टेशन भी जरूरी है, जंगल काटने भी जरूरी है, जंगल उगाने भी जरूरी है। ध्यान दीजिए, जंगल काटने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि हम बिनोवलेंट बने रहें और जंगल को ही उगने दें, हमें भी तो जीना, हमारे और जंगल के बीच में, हमारे और जानवर के बीच में एक कंपटीशन बना ही रहेगा हर समय। हम क्या है, हम कंपिटिटिव प्राणी हैं, हमें लेकिन उसमें क्या करना, उस कंपटीशन में चूंकि हमारे पास एक सोचने का एक हमारे पास तरीका है कि हम अपना लाभ और हानि सोच सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि कंपटीशन बढ़ाना है। पर ये नहीं कि हम एक दिन जेसीबी उठाए और आप मानेंगे नहीं कि एक दिन में धरती के सारे जंगल काटे जा सकते हैं, एक सिंगल डे में। इतनी मशीनें, इतनी स्ट्रांग मशीनें, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी, इतनी पावरफुल इंजीनियरिंग हमारे पास, विद इन अ सिंगल डे हम एक एक पेड़, एक एक जानवर सबको मार सकते हैं। तो क्या मारने से फायदा होगा? क्या सबको मार दे तो क्या हम जी पाएंगे? अगर जी पाएंगे तो हम मार देंगे, इतना जान लीजिए। इंसान इतना ज्यादा वो है कि अगर वो जी ले तो मार देगा, अगर उसको जीने में फायदा हो रहा है तो वो मार देगा, नहीं देखेगा कि जानवर है, पेड़ है, इनको बचाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। बिनोवलेंट चीजें, परोपकारी चीजें हमारे मन में नहीं है, लेकिन हम मार करके जी नहीं सकते हैं। हम अगर जंगल को खत्म कर दें, हम जानवरों को खत्म कर दें, तो हम नहीं जी सकते हैं। ये हमारे अंदर विजडम है। पर हमें क्या होता है कि हमें जरूरत भी है जंगलों की, हमें जरूरत है जानवर की, मांस की। तो हमें अपने विजडम का यूज करके हमें देखना है कि कहीं पर हम बैलेंसिंग एक्ट करें। क्या करें? बैलेंसिंग एक्ट। क्योंकि जानवर भी पैदा हो सकते हैं और फॉरेस्ट भी पैदा हो सकते हैं, पर हम इतनी तेजी से जंगल, जानवर, फॉरेस्ट को ना मारें कि वो पैदा होने की जो रेट है उससे ओवर निकल जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अनसस्टेन हो जाएगा। अनसस्टेनेबल का क्या मतलब है कि हम तो बढ़िया जीवन जी लेंगे। सिंपल सा अनसस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम बढ़िया जीवन जी लेंगे एट द कॉस्ट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। अपने बच्चों की कॉस्ट पर हम क्या कर लेंगे, बढ़िया जीवन जी लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को भी तो पेड़ चाहिए। हम ही अब पेड़ के जंगल को, जितने जंगल में पेड़ है उनको काट करके खत्म कर दे तो हमारा तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे बच्चों का क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या? तो ये बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, डिफॉरेस्टेशन भी देखती है और एफॉरेस्टेशन भी देखती है, मतलब जंगलों को लगाना और जंगलों को काटना, दोनों देखना। अब हम पता चले झंडा लेके पहुंच जाएं और नहीं भैया नहीं कटना चाहिए, या हम एकदम चुप ही हो जाएं कि नहीं काट डालो सारा पेड़, तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, सोसाइटी करती है। इसलिए ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लाइमेट कमिटमेंट हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, जो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटीज में क्लाइमेट कमिटमेंट किया उनको हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ हम रीजनल प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ, जैसे क्या है, मान लिया जमीन की जरूरत है, गरीब लोगों को घर देना है, शहर में जमीन महंगी है, तो हम देख रहे हैं कि कहाँ ऐसा हो सकता है, कहाँ ऐसा थोड़ी सी जगह मिल रही है कि हम थोड़ा सा जंगल काट के हम गरीब लोगों को बसा सकें। इस तरीके की चीजें हम क्या कर रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं, और ये इसीलिए ये रिपोर्ट क्या है इतनी ज़्यादा जरूरी है। हालांकि ये सब आंसर आपको मेंस में लिखना है, पर एक मैं आपको ब्रॉड व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये ISFR की रिपोर्ट है, हर 2 साल में एक बार आती है। और ये बेसिकली क्या है कि 33% होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये जो एक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होना चाहिए। एक एक्ट है जो कहता है कि भारत में 33% का जो, मैं एक्ट का नाम बोल रहा हूँ, वो एक्ट क्या चीज़ है, तो वो ये कहता है कि भारत में, किसी भी देश में या भारत में 33% फीसदी जो होना चाहिए जमीन का वो फॉरेस्ट होना चाहिए, पर इतना हमारे पास है नहीं। इस रिपोर्ट में अभी हम देखेंगे कि कितना है, क्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है कि 2 साल में निकलता है, और असेसमेंट करते हैं हम इन सब चीज़ों का। जंगलों का डेटा ड्रिवन है, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, फील्ड वर्क भी करते हैं। अच्छा, उसके साथ हम जरा सा 2 चीज़ और देख लेते हैं। हम 2 चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ की? 3 चीज़ की एक्चुअली। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, और ट्री कवर क्या होता है। ठीक, ट्री कवर, ये तीनों बराबर नहीं है, सेम चीज नहीं है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये तीनों क्या है, बराबर नहीं है। ये तीनों क्या है, बराबर नहीं है। जो ये रिपोर्ट है IFSR की, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये इन दोनों की डिफिनीशन को कवर करती है। ये फॉरेस्ट नहीं गिनती है, ये फॉरेस्ट कवर निकालती है, साथ ही साथ ट्री कवर निकालती है। फॉरेस्ट जो है ये भारत सरकार की लीगल डेफिनेशन है। लीगल डेफिनेशन है मतलब अगर आपने जंगल काटे तो आपको सजा हो सकती है, पेनल्टी है, पनिशमेंट है। ठीक, ये लीगल डेफिनेशन है, ये भारत सरकार डिफाइन करती है कि फॉरेस्ट क्या है। अच्छा, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो डिफाइन करती है कि फॉरेस्ट कवर क्या है। ये लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये डेंसिटी के आधार पर है, ये सहूलियत के आधार पर है, या ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन के आधार पर। लीगल डेफिनेशन है ये, फॉरेस्ट की ऑर्गेनिक नेचुरल डेफिनेशन है उसके आधार पर। ट्री कवर भी उसी तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक डेफिनेशन के आधार पर है। तो FSI क्या करती है, फॉरेस्ट कवर निकालती है, ट्री कवर निकालती है। फॉरेस्ट से लेना देना नहीं, फॉरेस्ट कुछ नहीं होता, फॉरेस्ट एक लीगल डेफिनेशन। सरकार ने कह दिया कि फला चीज फॉरेस्ट है। फला चीज क्या है, फॉरेस्ट है। ये फला जगह क्या है, जंगल है, यहाँ नहीं पेड़ कटना चाहिए, तो लीगली आप पेड़ नहीं काट सकते। अच्छा, FSI ने कहा कि ये जगह फॉरेस्ट कवर में आती है, तो जरूरी नहीं कि आप इसको नहीं काट सकते हैं, आप काट सकते हैं इसको। अगर फॉरेस्ट में नहीं आता है ये, तो आप काट सकते हैं। फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट में आ भी सकता है, और फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट में नहीं अभी आ सकता है। समझने की कोशिश करिए। ठीक, पहले फॉरेस्ट कवर समझने की कोशिश करते हैं। ये FSI अपने हिसाब से डिफाइन करती है। ये कह रही है कि वो जगह जो 1 हेक्टेयर से बड़ी है, वो जगह जो 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर के बराबर है, 1 हेक्टेयर से बड़ी है या उसके क्या है, बराबर है, और उसमें सैटेलाइट से इमेज लेने पर 10% एरिया में हमको पेड़ की कैनोपी दिखती है, पेड़ की जो ऊपरी सरफेस होती है वो दिखती है। 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, और उस 1 हेक्टेयर में 10% एरिया हमको किसमें दिखता है, फॉरेस्ट की कैनोपी में। सैटेलाइट से देखने पे या फील्ड सर्वे करने पर हमको दिखता है कि 10% कैनोपी, जो टॉप की लेयर होती है, वो उस 1 हेक्टेयर का 10% वो घेर रखी है फॉरेस्ट की कैनोपी ने, तो हम उसको गिनेंगे फॉरेस्ट कवर में। तो हम किसको गिनेंगे, फॉरेस्ट कवर में। समझ रहे हैं? अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है और उसमें 10% क्या है, फॉरेस्ट कैनोपी है, तो हम उसको गिन लेंगे फॉरेस्ट कवर में, और इसी को काउंट करती है वो फॉरेस्ट कवर में। इसी का परसेंटेज वो बताने की कोशिश करती है। ठीक, ट्री कवर। अब फॉरेस्ट कवर क्या करती है, उस आधार पर इस आधार पर वो फॉरेस्ट कवर को डिफाइन करती है। वेरी डेंस, साथ ही साथ मॉडरेटली डेंस, और साथ ही साथ क्या करती है, ओपन फॉरेस्ट। ये सब क्या है, फॉरेस्ट कवर में आते हैं। ये तीनों चीज किस में आती है, फॉरेस्ट कवर में आती है। वेरी डेंस किस में होता है, जिसमें 70% कैनोपी क्या हो, 1 हेक्टेयर के एरिया में 70% कैनोपी ढकी हो, मतलब 70% एरिया कैनोपी से ढका हुआ उस हेक्टेयर का, तो हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर है। ये FSI कह रही है, भारत सरकार नहीं। लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये काउंटिंग के आधार पर डेफिनेशन। मॉडरेट फॉरेस्ट कवर क्या है, मॉडरेट फॉरेस्ट कवर है कि 40% से 70% एरिया, अगर 40% से 70% एरिया, 70% कैनोपी अगर ढकी हुई है उस 1 हेक्टेयर में, तो हम बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। अगर 10% से 40% है, 10% से क्या है, 40% है, तो हम उस एरिया को बोलेंगे, उस फॉरेस्ट कवर को बोलेंगे हम ओपन फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट कवर को क्या बोलेंगे, ओपन फॉरेस्ट। ठीक, तो 3 चीज, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट। 70% से ज्यादा है तो वेरी डेंस हो गया, 40 से 70 है तो मॉडरेटली डेंस हो गया, और ओपन फॉरेस्ट तब होगा जब 10 से 40% होगा। समझ रहे हैं? ये लीगल डेफिनेशन है, ये फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें और कई तरीके के फॉरेस्ट आ सकते हैं। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट आ सकते हैं, प्राइवेट लैंड भी आ सकता है। मान लिया किसी का प्राइवेट लैंड है, ध्यान दीजिए, किसी के घर 1 हेक्टेयर की जमीन है और उसने इतने पेड़ लगा दिए कि 10% कैनोपी उसकी क्या हो गई, ढक गई,
उस जमीन की 10% एरिया कैनोपी से, फॉरेस्ट की कैनोपी से ढक गई, तो एफएसआई उसको किस में गिन लेगा? फॉरेस्ट कवर में गिन लेगा। भारत सरकार उसको फॉरेस्ट नहीं मानेगी, या मान भी सकती है, डेफिनेटली नहीं मानेगी, लेकिन अगर 10% हो गया, सैटेलाइट से दिखा उसको 1 हेक्टेयर से बराबर से बड़ा या ज्यादा एरिया है या इसके बराबर एरिया है और 10% कैनोपी ढकी हुई है, तो एफएसआई उसको किस में गिन लेगा? फॉरेस्ट कवर में। भारत सरकार गिन भी सकती है फॉरेस्ट में, नहीं भी गिन सकती है, चूंकि प्राइवेट एरिया है तो भारत सरकार लीगली कुछ उस पर थोप नहीं सकती। उसने जंगल लगाया था अपने प्राइवेट एरिया पे, वो जंगल काट रहा है। जैसे आप फसल लगा सकते हैं वैसे आप फसल काट सकते हैं, वैसे ही आप जंगल लगा सकते हैं, आपका प्राइवेट जमीन है और जंगल आप काट लीजिए, तो उसको भारत सरकार लीगली घोषित नहीं कर सकती, या कर भी सकती है, मान लिया कोई तिकड़म करे, पर वो एफएसआई के सर्वे में जरूर आएगा। अगर 1 हेक्टेयर का एरिया है, प्राइवेटली ओन्ड है, 10% कैनोपी ढक गई है, तो एफएसआई अपने सैटेलाइट में गिन लेगी कि भारत में वो जंगल है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर में क्या है? उसी तरीके से ट्री कवर भी होता है। ट्री कवर क्या होता है? वो ट्रीज अब मान लिया 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर का एरिया है, 10% की फॉरेस्ट कैनोपी में ये ढक गया है। ठीक, इस एरिया को 10% फॉरेस्ट कैनोपी ने ढक लिया। अच्छा, कुछ पेड़ इसके बाहर हैं, अब मान लिया 1 हेक्टेयर से बाहर है, तब यहाँ मान लिया आधे हेक्टेयर है, तो आप चूंकि आधे हेक्टेयर है तो फॉरेस्ट कवर में वैसे नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मिनिमम 1 हेक्टेयर तो होना चाहिए, तो एफएसआई उसको नहीं गिनेगी। पर पेड़ तो है ना, आधा हेक्टेयर का है, 10% कैनोपी ढक गई है, या मान लिया 50% भी कैनोपी ढक गई है। ठीक, अब चूंकि आधा हेक्टेयर है तो बाय डेफिनेशन वो फॉरेस्ट कवर में नहीं आएगा, तो उस नया जुगाड़ निकाला एफएसआई ने, उसको कह दिया ट्री कवर। समझ रहे हैं? लीगल डेफिनेशन नहीं है, तो यानी वो ट्रीज जो फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आते हैं वो क्या आते हैं? ट्री कवर आते हैं। ठीक, जैसे दिल्ली के फुटपाथ पे आपके किनारे किनारे देखते होंगे, या आपने शहर में देखते होंगे, 1 हेक्टेयर पूरा एरिया नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन पेड़ तो लगे हुए हैं ना, तो इसलिए उसको किस में गिन लेती है? ट्री कवर में। फॉरेस्ट क्या है? एक लीगल डेफिनेशन है। ओके, फॉरेस्ट लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है। ठीक, ये लैंड जो है, अब मान लिया फॉरेस्ट भारत सरकार किसी को भी, मान लिया 100 पेड़ है यहाँ पे, 100 पेड़, इसी को जंगल घोषित कर देगी। 100 पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, भले 1 हेक्टेयर में लगे हुए हैं, 100 हेक्टेयर में लगे हैं, कोई लेना देना नहीं है। कैनोपी 10% है, 100% है, 1% है, कुछ भी नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड कर लिया, भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया, तो केंद्र राज्य सरकार ने डिसाइड कर लिया, तो वो एरिया क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट में आ जाएगा। अब इस तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं। ठीक, तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर में आपको अंतर नहीं भूलना है। फॉरेस्ट एक लीगल डिफिनेशन है, ये लॉ डिफाइन होता है। फॉरेस्ट कवर डिफाइंड बाय कैनोपी, सैटेलाइट से डिफाइंड होता है। ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरियाज, tree cover is defined by the trees that are situated outside the forest area. I mean the defined forest area से जो बाहर हैं, उनसे जो उसके वो जो पेड़ हैं उनको हम किस में गिनना है? फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, लीगल डेफिनेशन है, यानी कि एक लीगल डेफिनेशन है, एक सैटेलाइट बेस्ड डेफिनेशन है, और एक लेफ्ट ओवर ट्रीज है। जो बचे हुए पेड़ हैं उनको हम किस में गिन लेना है? ट्री कवर में, 10% सैटेलाइट वाले में, फॉरेस्ट हम लीगल डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है। ओके, तो अब एक बार सीधा सीधा ये बेसिक जान गया, तो सीधा सीधा हम फॉरेस्ट इस रिपोर्ट को सीधा सीधा पढ़ देते हैं। ठीक, द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज अ बाइनियल प्रोडक्शन बॉट आउट बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा नाम है MOSFI। यही है ना, सॉरी MOFEC, सॉरी मैं भूल जा, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, MOE मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सिंपली बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर एफएसआई निकालती है। रिपोर्ट 1987 से शुरू हुई है। ओके, रिपोर्ट कब से शुरू हुई है? एक मिनट, रिपोर्ट शुरू हुई है 1987 से, और 21 दिसंबर 2023 वाली रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को आई थी। ठीक, बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको निकाला था। और एज आउटलाइन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में माना जाता है 33% क्या होना चाहिए? कंट्री के टोटल लैंड एरिया का 33% पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। एट प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली 21.76%। होना कितना चाहिए? 33%, और प्रेजेंट में है कितना? 21.76%, तो करीब 10-12% क्या है? कम है। With only 19 states and union territories achieving forest coverage above the recommended benchmark, यानी 28 राज्य में से केवल 19 राज्य ऐसे हैं जिनके पास ये 33% से ज्यादा है, बाकियों के पास क्या है? 33% से कम है, तो इसीलिए क्या हो जा रहा है? 21% डाउन हो जा रहा है एवरेज। ओके, यही चीज सेम चीज हिंदी में लिखा हुआ है। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023, द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज
715,343 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 21.76% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया का 32 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो उसको ध्यान रखना है आपको। एज कंपेयर टू 2021 जो 2 साल पहले था, द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाई 156 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया। ये डेटा आपको याद रखना, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ये तो पहली बात आपको याद रखनी है, बढ़ा है, ठीक। और कितना बढ़ा? 156 स्क्वायर किलोमीटर। चूंकि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है तो डायरेक्ट नंबर पूछ सकता है आपसे, तो 156 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया। 156 स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ? पॉजिटिव चेंज आया है, यानी फॉरेस्ट कवर बढ़ा हुआ है। ओके, ट्री कवर के बारे में जरा देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर बता दिया, ट्री कवर बता दिया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एक सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द टोटल ट्री कवर इंडिया इज 112,014 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 3.41% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। यानी ट्री कवर कितने में है? 3.41% में है। और फॉरेस्ट कवर कितने में है? फॉरेस्ट कवर 21.76, यानी कि 21.76 प्लस 3.41, ये टोटल मिला के क्या है? ये इंडिया में पेड़ या फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर मिलाकर ये एरिया है, ठीक। और 2021 की तुलना में ये रिपोर्ट कह रही है कि 1289 किलोमीटर, 1289 स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ है? ट्री कवर बढ़ा है। फॉरेस्ट कवर 156 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और ट्री कवर कितना बढ़ा है? 1289 किलोमीटर, ठीक, स्क्वायर किलोमीटर। कंप्लीट डेटा देख लेते हैं, क्लास देख लेते हैं, एरिया देख लेते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं और ग्रोथ देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास क्या है? फॉरेस्ट कवर। एरिया कितना है उसका? इतना है, 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रोथ कितना हुआ? 21.76%, सॉरी परसेंटेज कितना? 21.76%। और ग्रोथ कितना हुआ? 156 स्क्वायर किलोमीटर का। ट्री कवर कितना है? 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज टोटल एरिया का कितना है? 3.41%। और ग्रोथ कितना हुआ? 1289 स्क्वायर किलोमीटर का। टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मिला के एरिया कितना? 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल इंडिया के एरिया का 25.17% है। और 1445 स्क्वायर किलोमीटर का क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला करके 1445 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, स्क्वायर किलोमीटर, या इसी को किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। क्योंकि एरिया स्क्वायर में नापा जाता है ना, किलोमीटर इधर किलोमीटर इधर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा स्टेट को देख लेते हैं, स्टेट और एरिया। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कहां पर है? एरिया वाइज टोटल एरिया अगर गिन ले, मान लिया पूरा एमपी है तो इतने में ये इस एरिया की बात हो रही है जिसमें जंगल है, तो 77,073 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे क्या है? फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। याद रखना, परसेंटेज की बात नहीं करें, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज मध्य प्रदेश में 77,073 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्या है? फॉरेस्ट है। उसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, 65,882 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर कौन है? छत्तीसगढ़ है, 55,812 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज हो सकता है चेंज हो, चुकी अरुणाचल काफी छोटा है एमपी से, तो और ठीक ठाक इसके पास फॉरेस्ट कवर है, तो इसका परसेंटेज बहुत हाई होगा। एमपी का परसेंटेज उतना हाई नहीं होगा, अभी देखेंगे, ठीक। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में देखा जाएगा तो एमपी के पास ज्यादा है, क्या है? फॉरेस्ट कवर है। स्टेट विद लीस्ट फॉरेस्ट, अब मैक्सिमम तो देख लिया है, अब लीस्ट देख लेते हैं। ये स्टेट है, इधर इधर क्या है? एरिया है। हरियाणा में 1614 स्क्वायर किलोमीटर, मात्र पूरे हरियाणा में 1614 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब में 1846 स्क्वायर किलोमीटर, यानी आपको ध्यान रखना हरियाणा पंजाब में जंगल बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। गोवा में जंगल ना के बराबर है। अब ध्यान देना, गोवा लगता होगा बीच है तो जंगल खूब होगा, और जानना गोवा में भी जंगल क्या है? कम है। परसेंटेज में हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है? कम है। परसेंटेज में भी ज्यादा नहीं होगा, गोवा ठीक ठाक बड़ा है। और हरियाणा में 1614 स्क्वायर किलोमीटर है, 1846 स्क्वायर किलोमीटर जंगल कहां पर है? पंजाब में, ठीक। द 3 स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर आर, ये याद रखना, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहाँ दिखा ना, फिर से यहाँ क्यों लिख दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है एमपी में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना। और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है, फिर कम कहाँ पर है? पंजाब में है, फिर कम कहाँ पर है? गोवा में। कम की बात हो रही है, तो कम में ही बढ़ता हुआ ऑर्डर है, ठीक। स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज कितना हुआ? 2021 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ? मिजोरम में हुआ, 242 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात में क्यों, कहाँ कितना हुआ? 180 स्क्वायर किलोमीटर। और उड़ीसा में कितना हुआ? 152 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल इंक्रीज आपको बताया ना, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? टोटल इंक्रीज यहाँ दिखाया आपको 1445 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। इसमें से उस इंक्रीज में से 1445 स्क्वायर किलोमीटर में से 242 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ पे अकेले बढ़ गया है? मिजोरम में। फिर कहाँ बढ़ गया? 180 स्क्वायर किलोमीटर गुजरात में, और 152 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ बढ़ गया है? उड़ीसा में, ठीक। तो ये याद रखना, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में बढ़ोतरी हुई है, ठीक।
आगे चलते हैं। स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, फिर से ये क्यों दे, अच्छा यही चीज फिर से दे दी गई। स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, अब तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू तो देख लिया यहाँ पर, यहाँ पर अब हम परसेंटेज वाइज देखने जा रहे हैं। ठीक, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, ओवरऑल फॉरेस्ट कहाँ पर है, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज मतलब यानी कि मिजोरम के 85.34% एरिया में, टोटल 100% अगर मिजोरम का एरिया तो उसमें 85.34% एरिया पर क्या है, फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है। अरुणाचल में 78.67%, यानी अरुणाचल जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में भी नंबर ठीक ठाक पोजीशन पे थर्ड पर है, सेकंड पर है, और परसेंटेज वाइज में भी किस में है, ठीक ठाक पोजीशन पे, और कितने नंबर पर है, थर्ड पर। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में अरुणाचल सेकंड है और फॉरेस्ट वाले में कितने पे है, थर्ड नंबर पे है। ठीक, अच्छा अब राज्यों को देख लिया तो एक बार केंद्र शासित प्रदेशों, जिनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं इंग्लिश में, उनको देख लेते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज वाइज अब ध्यान दीजिए, पूरे लक्षद्वीप के 91.33% में, यानी 100% अगर लक्षद्वीप है तो उसके 91.33% या 92% पे क्या है, जंगल है। अंडमान एंड निकोबार के 81% या 82% जो भी कह लें आप, उस पर क्या है, जंगल है। ठीक, अब डेटा आपको एग्जैक्टली नहीं याद रखना है कि डिट्टो आप 0.62 0.33% याद रखें, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, गोवा में जंगल कम है, लक्षद्वीप में, पूरे लक्षद्वीप का लगभग आप मान सकते हैं किसमें है, जंगल में है। अंडमान निकोबार में खूब ज्यादा जंगल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में खूब जंगल है, मिजोरम में खूब जंगल है। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट एरिया, अब आपको बताया ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है और ओपन डेंस फॉरेस्ट है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्या है, 70% से ज्यादा कैनोपी, 1 हेक्टेयर में क्या है, 70% से ज्यादा कैनोपी ने ढक रखा है उस एरिया को। इसमें 40 से 70% है, इसमें 10 से 40% है, ओपन वाले में, मॉडरेट वाले में और वेरी डेंस वाले में। तो ये उसका डेटा है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अदर पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया है श्रब्स, श्रब्स भी होते हैं, इन्होंने डिफाइन कर रखा है FSI फॉरेस्ट सर्वे ने, श्रब्स भी होते हैं, झाड़ झंकाड़ जिसको बोलते हैं, झाड़ियां। वो है 43,683 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है, झाड़ियां हैं। वो पूरे देश का कितना, 1.33% हिस्सा है। बाम्बू कवर भी बताया जाता है, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या लगा है, वो बांस के पेड़ लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द टोटल कार्बन स्टॉक कितना इंडिया का, कितना कार्बन हमारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेड़। कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 7,285 मिलियन टन कार्बन क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड द कंट्रीज कार्बन स्टॉक हैज इंक्रीज बाई 81.5 मिलियन टन है, 7,285 और बढ़ा कितना, 81.5 मिलियन टन। ये कैसे बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, या तो फॉरेस्ट कवर बढ़े या क्या बढ़े, ट्री कवर बढ़े। ओके। और अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे हाईएस्ट स्टॉक। अदर पॉइंट्स क्या है, इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर वाइल रशिया रैंक फर्स्ट। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है, रशिया में। इंडिया कितने नंबर इस हिसाब से, 10वें नंबर पर। द फॉरेस्ट कवर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन, WGSA करके एक इको सेंसिटिव जोन है, उसमें 44,044 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या है, फॉरेस्ट है। हिली डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा फॉरेस्ट है, 2,83,713 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है, फॉरेस्ट है। हिली डिस्ट्रिक्ट यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब की बात कर रहा है, ये सब क्या हिली डिस्ट्रिक्ट है। मैंग्रोव जरा सा देख लेते हैं, उसी तरह के मैंग्रोव भी है, ये भी फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में आता है, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में आया हुआ है। द टोटल मैंग्रोव या मार्च फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं इन द कंट्रीज 4,991 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.15% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी काफी कम एरिया में मैंग्रोव है। आपको ध्यान रखना, कुछ ही खास जगहों पे मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव है। वेस्ट बंगाल में होगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से गुजरात में है, तमिलनाडु में थोड़ा बहुत होगा, अंडमान निकोबार वगैरह में भी थोड़ा बहुत कहने को हो सकता है। ठीक, देयर आर टोटल ऑफ 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैविंग मैंग्रोव एंड मार्श एरिया। ओके, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है, मैंग्रोव है। ठीक, मैंग्रोव है, सुंदरी की पेड़, सॉरी मैंग्रोव जो है पेड़ है। मैंग्रोव में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर है, 4,991 किलोमीटर टोटल इंडिया में, उसमें से लगभग दुगना, उसमें से आधा कहां पर अकेले वेस्ट बंगाल में, फिर कहां पर है, गुजरात में, फिर कहां पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब कोई पूछे यूपी में मैंग्रोव है क्या, तो आपको बताना नहीं है, ना के बराबर है मैंग्रोव। ठीक, सबसे ज्यादा कहां पर है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, उसके बाद कहां है, गुजरात में, और कहां पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक, इसी तरीके से ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है पर दे रखा है। अब जरा सा आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। देयर आर टोटल 96 रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में रामसर साइट जो है 96 है। ओके,
तो रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बना था। तो अगर जिन जगहों को रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन होता है, उनको बचाना होता है, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। ठीक, तो इस तरीके से 96 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। ठीक, और रामसर क्या है? अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन, जो आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि जानते हैं स्पेशल तरीके की होती है। आर्द्र भूमि काफी फायदेमंद होती है एनवायरनमेंट के लिए। एक तो कार्बन एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया करती है, वाटर का फिल्ट्रेशन करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। क्या होता है, बहुत सारे कुछ खास तरीके के पेड़ लगे होते हैं तो वहां क्या होता है, धीरे धीरे पानी जमा होता है और पानी क्या होता है, रिसने लगता है। और खास तरीके के पेड़ जमते हैं जो बहुत हैवी क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस तरीके के एरिया को क्या बोलते हैं, वेटलैंड। जैसे मैंग्रोव जो सुंदरबन जंगल है वो क्या है, एक तरीके के वेटलैंड है। A convention on wetland conservation was held in Ramsar, Iran in 1971 and its agreement came into effect in 1975। जो रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? 1971 में। इफेक्ट कब आया था? 1975 में, याद रखना। ठीक, इंडिया ज्वाइन 1982 में, ध्यान दीजिए। यानी 3 डेट आपको याद रखनी। 71 में ये हुआ, रामसर कन्वेंशन हुआ, 75 में इफेक्ट में आया और 1982 में इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। ठीक, देयर आर मोर देन 2500 रामसर साइट्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में कितने हैं? 2500 रामसर साइट है। इंडिया में कितने? 96। एज ऑफ दिसंबर 20 2025, दिसंबर 20 2025 तक की बात हो रही है। इंडिया में 96 रामसर साइट्स हैं और दिस 96 रामसर साइट्स इन इंडिया कवर एन एरिया ऑफ 1,100,000 10,000 लाख 10 लाख 13,60,805 हेक्टेयर में। ओके, हेक्टेयर में, स्क्वायर किलोमीटर में थोड़ा कम हो जाएगा ये। ठीक, तो 2024-25 में जरा सा देख लेते हैं। 2024-25 में जो रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड हुए हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन द रामसर कन्वेंशन इन द ईयर 2024-25। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर और मेरे ख्याल से 11 इधर है। तो यानी 22 तो 2024-25 में ही इंक्लूड कर लिए गए। ठीक, तो उसी तरह के सिलिसरे लेक है अलवर राजस्थान में, ये पूछा जा सकता है। जो कि नए इंक्लूड किए तो एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा, पूछ सकता है। कोगरा रिजर्वायर बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़, 2025 में इंक्लूड हुआ। गोगाबी लेक कटिहार बिहार में है, 2025 में। गोकुल जलाशय बक्सर में है, बिहार के, 2025 में इंक्लूड हुआ। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में है, बिहार के, 2025 में इंक्लूड हुआ। खिचान वेटलैंड साइट 91वां है ये, 2025 राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है। उधवा लेक झारखंड में है। खेचो पालरी वेटलैंड सिक्किम में है। और थिरथंगाल बर्ड सेंचुरी, ये भी क्या है, वेटलैंड है, तमिलनाडु में है। सरकोट्टाई बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये सब किस में इंक्लूड हुए हैं? 2025 में इंक्लूड हुए हैं रामसर कन्वेंशन में। अब इधर 2024 वाले हैं। नंजरायन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। खाजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है। नागी बर्ड सेंचुरी जमुई बिहार में है। नक्ती बर्ड सेंचुरी जमुई बिहार में है। मागडी केरे कंजर्वेशन साइट कहाँ पर है? कर्नाटका में है। अंगसा मुंद्रा बर्ड सेंचुरी 2024 में इंक्लूड हुई और कहां पर है? कर्नाटका में। अघानशिनी स्टोरी कंजर्वेशन कर्नाटका में है। कवर्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है? तमिलनाडु में। शोला फॉरेस्ट होते हैं। तो ये सब क्या है? अब इनको आपको याद करना है, कैसे भी ट्रिक मैं नहीं बना पाता हूं, आपको याद करिए। ठीक, नोट, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया विद 96 साइट्स एंड रैंक थर्ड ग्लोबली। पूरी दुनिया में एशिया में फर्स्ट पर है रामसर साइट में 96 और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर। ठीक, तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट 20 है। उत्तर प्रदेश इज सेकंड इन प्लेस विद टोटल 10 रामसर साइट। इंडिया तीसरे नंबर पर है दुनिया में, पहले नंबर पर एशिया में। इंडिया में पहले नंबर पर तमिलनाडु है, किसमें? वेटलैंड्स में या रामसर कन्वेंशन वाले वेटलैंड्स में। और उत्तर प्रदेश जिसके पास 10 रामसर साइट्स हैं वो दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु पहले नंबर के साथ साथ 20 रामसर साइट है उसके पास, दुगनी है यूपी से। द फर्स्ट साइट टू बी इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट वाज ऑस्ट्रेलिया क्यूबर पेनिनसुला इन 1974। ओवरऑल दुनिया का क्यूबर पेनिनसुला जो ऑस्ट्रेलिया का, वो रामसर साइट में पहली बार इंक्लूड हुआ था 1974 में। इफेक्ट आया, देखिए स्टार्ट हुई था 1971 में, इफेक्ट आया था 1975 में। इंडिया ज्वाइन की थी 1982 में और ऑस्ट्रेलिया 1974 में अपने किसी पेनिनसुला को सक्सेसफुल हो गया था रामसर साइट कन्वेंशन में इंक्लूड कराने में। इंडिया का जो सबसे पहला है वो चिल्का लेक है। उड़ीसा के पास जो चिल्का लेक है, खारे पानी की झील है, वहां पर। इंडिया लार्जेस्ट वेटलैंड साइट क्या है? वो है सुंदरबन है। उसकी एरिया कितना है? 2549 स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्या है? वेटलैंड है। सबसे बड़ा वेटलैंड इंडिया का क्या है? सुंदरबन। स्मॉलेस्ट वेटलैंड क्या है? रेणुका वेटलैंड है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड कहां पर? हरिके बराज। ठीक, ये क्या है? इंडिया का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड है। हरिके बराज जरा देखिए कहां पर है, पंजाब में है क्या?
कान्हा टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स एट 461, मोस्ट ऑफ विच आर लेस देन 2 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इसकी। सबसे बड़ा है सुंदरबन, सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में, सबसे छोटा है रेणुका, और आर्टिफिशियल क्या है, पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड क्या है, हरिके बराज। द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड इन बिहार, ये बिहार से मेरे ख्याल से लिया गया होगा, तो बिहार में 6 है। अच्छा, अब जरा सा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। टाइगर रिजर्व 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ठीक। और ये जो 2025 या 24 में इंक्लूड किए उनको देख लेते हैं। माधव टाइगर रिजर्व 58वां है मध्य प्रदेश में, 2025 तक की बात हो रही है ये। रत्नापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 57वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वो दिसंबर 2024 में कहा, एमपी में। गुरु घासीदास तैमूर पिंगाला टाइगर रिजर्व 56वां था, छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो 56, 57 और 58, ओके, ये सब क्या है, टाइगर रिजर्व है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसी तरीके से क्या होती है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट होती है, ठीक। कब पब्लिश की गई थी, 29 जुलाई 2023 को, ये लेटेस्ट वाली है। रिलीज्ड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII इसको रिलीज करती है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर इंडिया में कितने, 3682 टाइगर है। टाइगर पॉपुलेशन रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 24.1% बिटवीन 2018 एंड 2022। द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 2018 वाज दिस मच एंड नॉट टाइगर इंक्रीज बाय दैट मच, ठीक। तो यानी कि 24.1% का क्या हुआ है, टाइगर की इंक्रीमेंट हुई है 2018 की तुलना में 2022 में, ठीक। 2022 की रिपोर्ट थी, 2023 में पब्लिश हुई है। हर 4 साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, ठीक। स्टेट में टाइगर्स के नंबर क्या है उसको देख लेते हैं। 2018 की रिपोर्ट है ये, 2022 की रिपोर्ट है जो कि 2023 में पब्लिश हुई थी, ठीक। अब कहाँ पर कब निकलेगी, 2026 की रिपोर्ट निकलेगी, और कब निकलेगी, 2026-27 जब भी निकले, ठीक, लेकिन 4 साल बाद होगा। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे, अब 785 टाइगर हो गए, काफी इंक्रीज हुआ। तब फिर सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, कर्नाटका में। कितने थे 2018 में, 524, अब कितने हैं, 563। तो मध्य प्रदेश में देख रहा है सिग्निफिकेंट जंप हुआ, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा का जंप हुआ है, ठीक। तो 250 से ज्यादा का क्या हुआ, जंप हुआ। कर्नाटका में करीब 20, 30, 40 का जंप हुआ, ओके। फिर सब यानी कि सबसे ज्यादा टाइगर अभी कहाँ है, एमपी में, फिर कहाँ है, कर्नाटका में। अब कहाँ पर बात हो रही है, उत्तराखंड में। 442 से सीधा कितना जंप हो गया, 560 का, यानी कि 100 से ज्यादा का जंप हुआ। फिर टाइगर कहाँ है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में। कितने टाइगर है उत्तर प्रदेश में, कितने टाइगर थे 2018 में, 173। अभी कितने हैं, 222, इसमें भी 50 का करीब जंप हुआ। बिहार में 31 टाइगर थे, अब कितने हो गए, 54 टाइगर हो गए, ठीक। यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये 4 जो है टाइगर के क्या है, सबसे बड़े केंद्र हैं। कुछ और बातें देख लेते हैं। डिक्लाइन इन द टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन रिकॉर्डेड इन अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। यहाँ तो आपको सब में प्लस दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है, ठीक। लगभग सब में, लगभग क्या, सब में इंक्रीज और ठीक ठाक इंक्रीज। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे टाइगरों की संख्या में क्या है, कमी भी देखी गई है। उसमें से सबसे पहला नंबर, सबसे ज्यादा कमी कहाँ दिखेगी, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। एडिशनली देयर आर 22 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया वेयर द टाइगर पॉपुलेशन इन लेस देन 10। अब 58 टाइगर रिजर्व तो घोषित कर दिए गए, यानी खूब बाघों की जगह, लेकिन उसमें से 22 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां 10 से कम बाघ हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द बाघ कॉन्सेंट्रेटेड हैं किन्हीं खास टाइगर रिजर्व में या किन्हीं खास एरिया में। अब टाइगर को नहीं पता ये टाइगर रिजर्व कह रही है भारत सरकार या उसके अधिकारी, या क्या कह रहे हैं, जंगल कह रहे हैं, गांव कह रहे हैं, घर कह रहे हैं, टाइगर का जहां मन हो रहा है वहां रह रहा है, ठीक। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री, 2260 टाइगर है। अकेले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है या टाइगर रिजर्व है उसमें 260 टाइगर रिजर्व है, ध्यान दीजिए। 58 में से 22 तो ऐसे हैं जहां 10 से कम है, 10 से कम बाघ है टाइगर रिजर्व में। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऐसा है जहां 260 बाघ है, यानी बहुत ज्यादा बाघ है, बहुत डेंस बाघ रहे, बहुत काफी पास पास क्या है, बाघ रह रहे हैं। उसी तरह जैसे टाइगर स्टेटस रिपोर्ट थी उसी तरीके से क्या है, लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट है 2022 की, ओके। इसको जरा देख लेते हैं, ओके। जरा लेपर्ड स्टेटस को देख लेते हैं। ये फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी रिपोर्ट। इन फरवरी 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज दी रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022, न्यू दिल्ली में रिपोर्ट रिलीज की गई। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 12,852 से 2018 में थी, अब 13,874 हो गई, यानी कि तेंदुए भी बढ़ गए हैं इंडिया में, याद रखना, तेंदुए भी बढ़े हैं और बाघ भी बढ़े हैं। सबसे ज्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो कहाँ है, नागार्जुन सागर, फिर सालम में है, आंध्र प्रदेश में। टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लेपर्ड, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब ऐसा है टाइगर रिजर्व है तो लेपर्ड वहां ऐसा थोड़े करीब, बाप रे ये तो टाइगर रिजर्व है यहाँ नहीं रहना है, उसको थोड़े पता है टाइगर रिजर्व है कि शिमला है कि मनाली है कि लबासना है, उसको जहां मन होगा वहां जाएगा।
ठीक, तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा लेपर्ड। किस, क्वेश्चन आ सकता है किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा लेपर्ड रहते हैं, क्योंकि लेपर्ड छोटे जानवर है तो टाइगर रिजर्व के नाम पे रिजर्व बन रहा है, लेकिन लेपर्ड भी रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लेपर्ड किस रिजर्व में रहते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व, नाम याद रखना। ठीक, और लेपर्ड पॉपुलेशन देख लेते हैं। जैसे एमपी टाइगर के मामले में फर्स्ट था। देखिए टाइगर के अगल बगल ही लेपर्ड रहते हैं, छुपे रहते हैं। टाइगर शिकार करता है, उसका बच्चा हुआ सब खाते भी, खुद भी शिकार करते हैं, बहुत माहिर शिकारी होते हैं लेपर्ड, पर टाइगर के अगल बगल छुप के रहते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है जहां करीब 3907 लेपर्ड रहते हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 1985 लेपर्ड है। कर्नाटका तीसरे नंबर पर 1879 लेपर्ड है। यूपी में 321 है, बिहार में 86 और झारखंड में 51। फर्स्ट सर्वे ऑफ स्नो लेपर्ड, जैसे लेपर्ड होते हैं एक तो जंगल में रहते हैं, उसी तरीके से कुछ स्नो लेपर्ड होते हैं, हिम तेंदुए जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिम तेंदुए, जो बर्फ में रहना पसंद करते हैं। अब ये पहला सर्वे था इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्नो लेपर्ड का ये पहला सर्वे था। बिग कैट्स में आते हैं, 7 बिग कैट्स हैं दुनिया में, उसमें स्नो लेपर्ड भी आते हैं। द सर्वे कंडक्टेड बाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, क्योंकि टाइगर वाला भी यही करता है और स्नो लेपर्ड वाला भी यही करता है, एंड नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। इन्होंने सर्वे किया 2019 में और पाया कि 718 क्या है, स्नो लेपर्ड है इंडिया में। ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन मुख्यतः 6 राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। ठीक, देख लेते हैं जरा स्नो या लेपर्ड पॉपुलेशन, स्टेट कौन सा और यूनियन टेरिटरीज कौन सी। उसमें एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसमें 477 स्नो लेपर्ड है। अब लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो है तो लेपर्ड भी वही स्नो लेपर्ड रहेंगे ऑब्वियसली। यूपी में तो स्नो पड़ती नहीं, तो इसलिए स्नो लेपर्ड यूपी में नहीं मिलते हैं। अब घूम फिर के उसका दिमाग खराब हो तो कहीं आ जाए, स्नो लेपर्ड को नहीं पता कि उसको स्नो लेपर्ड कहते हैं कि डॉल्फिन कहते हैं कि वेल कहते हैं, वो तो हम नाम दे रहे हैं उसको। उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, जम्मू कश्मीर में 9 है। याद कर पाइए तो याद करिए, मैंने पढ़ दिया। इन्वायरमेंट पॉइंटर्स जरा सा देख लेते हैं, ये सारे पॉइंटर्स। ठीक, अब इस तरीके की चीजें खत्म, रिपोर्ट वाइज हमने खत्म कर दी, यानी कि हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लिया, टाइगर का रिपोर्ट देख लिया, लेपर्ड का रिपोर्ट देख लिया और स्नो लेपर्ड का रिपोर्ट देख लिया। ठीक, ये मेन रिपोर्ट आए थे, उनको हमने देख लिया। अब देखते हैं इन्वायरमेंट पॉइंटर फॉर्म में देखते हैं। 10 black bucks recently died at the Tata Zoo in Jamshedpur, Jharkhand due to bacterial infection. The infection is linked to disease called hemorrhagic septicemia, which is caused by Pasturella bacteria. किसी खास तरीके से सेप्टिसीमिया ब्लड निकलना, इंटरनल ब्लीडिंग है, हेमोराजिक है तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई और मर गए। ठीक, ब्लैक बक्स मरे हैं, कहां पर मरे, जमशेदपुर झारखंड में मरे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, वही काले हिरण जो है जिसमें हमारे भाई जान फंसे हुए थे। Australia's northeastern tropical rainforest has become the world's first forest to transform from a carbon sink to carbon source. ठीक, कार्बन सोर्स में बदल गया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व उष्णकटिबंधीय वर्षावन दुनिया का पहला ऐसा जंगल बन गया जो कार्बन को अवशोषित करने वाले से कार्बन उत्सर्जित करने वाले में बदल गया। ठीक, कार्बन, जंगल क्या करते हैं, कार्बन को सोखने की कोशिश करते हैं, सोखते हैं कार्बन को, लेकिन ये कार्बन एमिट कर रहा है। कैसे एमिट कर रहा है, ये मैकेनिज्म क्या होता है कि पेड़ तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कभी पेड़ बहुत ज्यादा डेथ करने लगे तो वो जो कार्बन, मान लिया एक खास जगह, मान लिया ये जिस जंगल की बात करें इतने में है, इसमें खूब सारे पेड़ लगे हैं और कुछ कारण से ये पेड़ कटने लगे और मरने लगे, तो जो पेड़ कटते हैं वो क्या होता है, जो अपने अंदर कार्बन फंसाए रखते हैं वो इमिट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंटली लॉक कर गया, वो कार्बन गया, वो रिलीज करते हैं। तो अगर दोबारा रिलीज करने लगे तो जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है ये जंगल, उससे ज्यादा अगर वो रिलीज कर रहे हैं, यानी आउटफ्लक्स ज्यादा है, तो ये क्या कर रहे हैं, सोर्स बन गए एक तरीके से। ये सिंक नहीं बन गए, कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम देखा जाए तो ये कार्बन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। मान लीजिए 100 यूनिट कार्बन इसने एब्जॉर्ब किया और 110 यूनिट एमिट कर दिया, तो ओवरऑल कितना एमिट किया इसने, 10 यूनिट का पॉजिटिव हो गया। ठीक, या अब कार्बन सिंक कैसे होगा, हर जंगल जैसे सुंदरबन है वो कार्बन बहुत सोखता है, लेकिन कार्बन एमिट भी करता है, समझ रहे हो। उसमें जो पेड़ मर रहे हैं और पत्तियां हैं उस समय मुरझा रहे हैं, उससे क्या निकल रहा है, जो कार्बन फंसा हुआ निकल रहा है। पर मान लिया ओवरऑल 100 यूनिट कार्बन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सुंदरबन, लेकिन 80 यूनिट ही निकाल रहा है, तो 20 यूनिट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो इस तरीके से सुंदरबन किसका काम कर रहा है, सिंक का काम कर रहा है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये सोर्स का एक तरीके से काम कर रहा है। 100 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है और 180 यूनिट यानी कि 80 प्लस यूनिट का क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है। नामदाली हिल इन तमिलनाडु हैज बीन नोटिफाइड एज द स्टेट 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। स्टेट की 4थी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है नामदाली हिल तमिलनाडु में। अब
ये न्यूज याद नहीं रखनी है, ये न्यूज याद रखनी है आपको कि नामदाली हिल कहां पर है, तमिलनाडु में। फैक्चुअल चीजें वो करंट अफेयर से पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो नामदाली हिल कहां पर है, तमिलनाडु में। मिजोरम लगा के बताइएगा। डॉक्टर सोनाली घोष, कोई मोहतरमा है ये, रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द IUCN WCPA कैंटन मिलर इंटरनेशनल अवार्ड। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव दिस अवार्ड। दिस अवार्ड वाज गिवन to her for her innovative contributions to the sustainability of national parks and protected areas। ये कौन है हमको नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछ रहा है तो हमें रटना पड़ेगा। देखिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, कुछ किया है नेशनल पार्क को बचाने के लिए, लेकिन हम इनको एज अ डेटा पॉइंट याद करना मजबूरी है हमारी। ये हमारे सरकारी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की क्या है, मजबूरी है। इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। कोई इस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके अधिकारी बन जा रहा है तो किसी काम का नहीं है, लेकिन चूंकि पूछा जा रहा है, ये अधिकारी नहीं बनी, ये बड़ा काम कर रही है, लेकिन हमें इसको रट करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनाली घोष को याद करने से बढ़िया है कि उनको समझा जाए कि भाई ऐसा क्या है कि सब काम छोड़ करके वो जंगल पेड़ बचाने के चक्कर में, क्या उनकी बुद्धि में ऐसा है। कोई ऐसा भी हो सकता है, हम जहाँ रोटी दाल के लिए परेशान है वहां कोई ऐसा है जो कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेशनल पार्क के बारे में काम कर रहा है, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा पॉइंट रट रहे हैं सोनाली घोष। हाँ, सोनाली घोष को अब उनको ऑस्कर मिला है कि कथक के लिए मिला है, या अब पता चल रहा है IUCN ने कोई अवार्ड दे दिया। अब कैंटन मिलर कौन थे ये भी हमें नहीं पता ना, मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा तो खत्म कहानी। 15 मिनट इसी में लग जाएगा कैंटन मिलर, IUCN WCPA बताने, इनकी महत्ता बताने के लिए, ठीक। तो चूंकि ये सब नकली चीजें हैं तो आपको किसी तरीके से रट्टा मारनी है और एग्जाम के बाद सिलेक्ट होकर के भूल जाना है। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हैज कंक्लूडेड इन अबू धाबी। अबू धाबी UAE में हुआ। अब उस कांग्रेस में क्या हुआ, कैसे लोग क्या बात की, हमें नहीं जानना है, लेकिन हुआ है, हमें रट्टा मारना, ठीक। कोई इस न्यूज को आपने याद कर लिया और एग्जाम नहीं पास कर पाए, ध्यान दीजिए, इस न्यूज को याद किया और एग्जाम नहीं पास कर पाए, तो ये न्यूज किसी काम की नहीं, ये करंट अफेयर किसी काम का नहीं है, किसी काम, कोई इतिहास भूगोल किसी काम का नहीं है आपके। अगर आप परीक्षा नहीं पास कर पाए, वो इतिहास पढ़ने से आपको कुछ बुद्धि में बढ़ोतरी नहीं होगी, समाज में आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए पढ़ाई मत करिए कि अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो इतिहास आ रहा, अकबर के बाप का नाम पता चल गया। कुछ नहीं कर पाएंगे आप अगर परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हैं तो, ठीक। रियल काम ये लोग कर रहे हैं। ये सब जो होता है ना कि यार इसकी तैयारी कर लिया तो अब तो कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नौकरी नहीं निकाल पाए तो हद से हद किसी को पढ़ाएंगे आप, तो नौकरी निकालने के चक्कर में रहिए। ये सब एकदम शुद्ध फालतू का ज्ञान है, अब तक जितना आपको पढ़ाया है ये एकदम फालतू है, जीवन में कुछ काम का नहीं है, सिवाय कि परीक्षा में किसी एग्जामिनर ने पूछा है, किसी एग्जामिनर ने डिसाइड कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इससे बुद्धि बढ़ रही, नहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िए, लेकिन इसको इस टारगेट से पढ़िए कि परीक्षा निकल जाए। ज्ञान नहीं है ये विजडम का सोर्स नहीं है। विजडम का सोर्स आपको स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, यूट्यूब पे कोई टीचर जो है वो नहीं बता पाएगा आपको, उसकी पूजा करना बंद करिए। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, इंडिया रैंक 9th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। कहीं पे 10 लिखा था, यहाँ पे 9वां लिखा, ठीक है। रशिया इन फर्स्ट प्लेस। अब जैसा आपकी किस्मत हो मार के आइएगा। ये कह रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है, पूरी दुनिया में फॉरेस्ट का असेसमेंट करता है। ये कह रहा है कि इंडिया 9वें नंबर पर है फॉरेस्ट के टर्म्स में, रशिया पहले नंबर पर। तुवालू अंतरराष्ट्रीय तुवालू हैज बिकम द 90th स्टेट मेंबर ऑफ IUCN। IUCN का 90वां सदस्य बन गया है, ठीक। तुवालू कहाँ है, कौन है, उसका PM कौन है, लोग वहाँ सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ये नहीं जानना है हमें। हमें ये जानना है कि तुवालू मेंबर बन गया है किसी चीज का। किसका मेंबर बन गया, IUCN का। IUCN क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। फॉर द फर्स्ट टाइम अ ग्रासलैंड बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ग्रासलैंड बर्ड का क्या किया गया, सेंसस किया गया। लिटरली आप पलट के एक चिड़िया नहीं देखते होंगे दिन भर में, लेकिन यहाँ ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ, वो आपको याद रखना है। A total of 43 grassland bird species were recorded, including 1 critically endangered, 2 endangered and 6 vulnerable species according to the IUCN Red List, ठीक। एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज पाई गई हैं इस नेशनल पार्क में। ये चूंकि पहला है तो इसलिए एग्जामिनर के मन में आया कि यार ये भाई तो बड़ी खास न्यूज है यार, तो पूछ सकता है आपसे। इंक्लूडिंग 1 क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 2 इंडेंजर्ड और 6 वल्नरेबल, ठीक।
इसको आपको जब इन्वायरमेंट का थ्योरी पढ़ाया था तो आपको बताया था डेफिनेशन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की। पहली बार असम में यही हिंदी में लिखा हुआ। तमिलनाडु ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हॉर्नबिल के बारे में पढ़ने से बहुत बढ़िया है कि हॉर्नबिल को क्या किया जाए, देखा जाए। ठीक, तो नौकरी पाई है, आराम की नौकरी है, काम नहीं करना होता है, तनख्वाह मिलेगी और बढ़िया से हॉर्नबिल घूमने, हॉर्नबिल को देखिए दूरबीन खरीद के महंगा वाला। ठीक है। द सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कौन है, सुंदरबन है। सबसे बड़ा तब कौन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के दोनों के मिक्सअप बॉर्डर पे है, वहां पर है। ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट, ये भी नया चोचला है। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट क्या होता है कि सपोज करते हैं, कार्बन मार्केट क्या, सपोज करते हैं कि एक दो कंट्री है, एक कंट्री कम कार्बन 100 यूनिट एमिट कर रही है और एक कंट्री क्या कर रही है, 500 यूनिट एमिट कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा एमिट कर रही है, बहुत ज्यादा एमिट कर रही है ना, ये कम एमिट कर रही है। तो ये कहेगी कि भाई तुम 500 यूनिट एमिट कर रहे हो तो मैं भी 500 यूनिट एमिट करूंगी, ये कंट्री कह रही है। तो ये कंट्री कह रही है कि भैया हमें जरूरत है एमिट करने की, हमारा देश बड़ा है, लोग ज्यादा है, तो हम मजबूरी में कार्बन एमिट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है नहीं, तुम कर रहे हो तो मैं भी करूंगा। तो इसको, इसकी मनमानी रोकने के लिए, या इसका जो भी कह लें आप, सही बात है, इसकी भी जेन्युइन डिमांड है, ये भी 100 यूनिट एमिट करेगा। भाई तुम मजा ले रहे हो 500 यूनिट एमिट करके और मैं 100 ही यूनिट एमिट कर रहा हूँ, तुम, लेकिन नुकसान मुझे भी हो रहा है। भाई कार्बन नहीं देखता ना, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉर्डर नहीं देखेगा कि अरे ये तो पाकिस्तान बॉर्डर आ गया, अब नहीं घुसना है इसमें, घुस जाएगा वो। तो ये देश, दोनों देश में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है भाई तुम 400 यूनिट कम एमिट कर रहे हो, ठीक, 500 मैं एमिट कर रहा हूं, तुमको भी 500 एमिट करना है, तो ऐसा करो 400 यूनिट मुझे एमिट करने दो, जबरदस्ती मत एमिट करो, तुम मुझे एमिट करने दो, मैं तुमको पैसे दे दे रहा हूं। ये 400 यूनिट जो ये देश एमिट कर सकता था, इसने कहा कि ठीक है ये 400 यूनिट मैं नहीं एमिट करूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो, मेरे बदले तुम एमिट कर लो। तो इस तरीके से क्या बन गया, एक मार्केट बन गया। इसी को हम कह रहे हैं कार्बन मार्केट कह रहे हैं। तो इसके लिए एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बन गई है, कार्बन मार्केट। ठीक। अब भगवान की कृपा रही तो इसमें कोई जानकार आदमी बैठेगा, नहीं तो कोई बाबू भैया बैठ जाएंगे, ठीक, और बढ़िया आराम से वो एक कट्ठा जमीन और खरीद लेंगे इसी के दम पे। एक कट्ठा तो कुछ नहीं होता बाबुओं के लिए। अब किसने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया। ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट अ कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अंडर आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट का। ऑब्जेक्टिव ये है कि कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना, ट्रेड हो रहा है ना, पैसा दिया गया और कार्बन आप एमिट कर लो, तो इसके लिए ट्रेडिंग सिस्टम को बनाया जा रहा है। अब कहने में तो ऐसे है पर थोड़ा सा डिटेलिंग होगा, बाबू लोग हैं तो पेपर वर्क होगा, उसमें लूप होल निकालेंगे अपने लिए। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसमें कोई आर्टिकल 6.4 है, उसके हिसाब से ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट अ कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम। पता नहीं क्या है इसका मतलब, लेकिन यूपी याद रखना, ऐसा कुछ अजीब सा नाम याद आया, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम, तो ये यूपी में हो रहा है। यूपी में इस समय बहुत फैंसी काम हो रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2024, एक नई रिपोर्ट है ये। इन 2024 द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज डिस्कवर्ड वर रिकॉर्डेड इन केरला। केरला में 2024 में 101 स्पीसीज नई खोजी गई हैं जो कि पहले लोग नहीं जानते। ठीक। अब सोचिए एक आदमी ने खोजा, कैमरा लगा करके, बायोलॉजी पढ़ करके, दम लगाया, कुछ वैज्ञानिकों ने जीवन खपाया और तब जाके 101 स्पीसीज खोजी। और आपको क्या करना है, रटना। किसी काम का आपका जीवन नहीं है अगर नौकरी नहीं पाए तो। अकॉर्डिंग टू द एफएसआई रिपोर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट अकर्ड इन बिहार। सबसे ज्यादा जंगल में जो आग लगी है वो बिहार में लगी। ये भी एफएसआई की रिपोर्ट कह रही है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो केवल ट्री कवर नहीं निकालती, आपको बताया, फॉरेस्ट कवर नहीं निकालती है, साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर भी हो रहा है इसको भी गिनती है। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या किया जाना चाहिए इसको भी बताती है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडिया ने बनाया था, इसको जरा सा देख लेते हैं। ठीक। द फर्स्ट जनरल असेंबली, पहली जनरल असेंबली है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन जून 2016, चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। मिनिस्टीरियल डेलीगेशन फ्रॉम 9 countries participated in this meeting. The objective of IBCA is to conserve 7 major species of big cats। 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं जो कि टाइगर हैं
लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जगुआर और चीता है। ये सातों को क्या कहते हैं? बिग कैट्स बोलते हैं। ये सब कैट की फैमिली की, इसीलिए कैट बोलते हैं। चूंकि साइज में बड़ी है तो इसीलिए क्या बोलते हैं? बिग कैट्स बोलते हैं। इट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इट्स हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन इंडिया। क्योंकि क्या हमारा देश भी परेशान रहता है कि सब न्यूयॉर्क में है, स्वीडन में है, वियना में है, और वो कहाँ पे है? एक स्विट्जरलैंड का, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं स्विट्जरलैंड, जिनीवा में। तो कुछ इंडिया में भी हो जाए तो इस, मुझे तो कभी कभी लगता है इस बहाने भी उद्घाटन किए जाते हैं कि जीके में याद करने को हो जाए, हमको प्राउड फील हो कि अच्छा इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। काम होता है या नहीं होता है ये नहीं जानता है कोई, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। लेकिन तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में। रशिया हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज द लेटेस्ट 19th मेंबर कंट्री। 19वां सबसे लेटेस्ट मेंबर है जो कि रशिया ने ज्वाइन किया। किसको? IBCA को। किसको देखना होता है? 7 बिग कैट्स। ठीक, वो 7 बिग कैट्स क्या है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता। अब आपको बताना है कि इन सातों में से कौन सा इंडिया में नहीं पाया जाता है या कौन से नहीं पाए जाते हैं। बताया हुआ है आपको, जब आपको PYQ पढ़ा रहा था इन्वायरमेंट का, उसमें डिटेल में बताया। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू बिल्ड एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स। हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड किया कि अरावली हिल्स में वो सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाएगा, जहां लोग आएंगे, घूमेंगे, कूड़ा फेंकेंगे, इस तरीके का काम होगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट, इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर 2024। बायोफ्यूल यूजर में इंडिया चौथे नंबर पर आने वाला है। बायोफ्यूल मतलब वो फ्यूल जो कि बायो कचरे से, मतलब खाने पीने वाले कचरे से, गन्ने के लुगदी से, और जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में ऑयल यूज होता है उनको रिसाइकिल वगैरह करके फ्यूल बनाया जा रहा है। तो उसमें 2024 में चौथे नंबर पर हो गया। ठीक, हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों को इसी का इंग्लिश लिखा हुआ, हिंदी लिखा हुआ। जुलाई 8 2025 में क्या हुआ कि एशिया की जो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट थी, इसका मैसेज आ रहा है, वत्सल जिसका नाम था, वो 100 साल से ज्यादा की बूढ़ी थी, वो उसकी डेथ कर गई पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया टू रेस्क्यू ऑलिव रिडले टर्टल्स ऑफ द गहिर माथा कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये बड़ा न्यूज आता है। द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन कंट्री हैज इंक्रीज बाई 32% टू द टोटल ऑफ 891। जो एशियाई शेर हैं भारत में, सबसे ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं एशियाई शेर। अफ्रीकी शेर से थोड़े से छोटे होते हैं ये। तो 32% इंक्रीज हुआ है और 891 शेयर हो गए। मोस्टली गुजरात साइड में रहते हैं, गिर फॉरेस्ट में। द नंबर ऑफ लायंस हैज इंक्रीज बाई 217 इन लास्ट 5 ईयर्स। देयर वर 674 लायंस 2020 में थे, लेकिन 2025 में बढ़कर के 891 हो गए। 32% की बढ़ोतरी हुई है। प्रोजेक्ट लायन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था वैसे प्रोजेक्ट लायन वॉज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंजर्व एशियाटिक लायन। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसी तरीके से अब क्या लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट लायन लॉन्च हुआ है। इनकी भी संख्या थोड़ी सी बढ़ानी है। India's renewable energy capacity has seen an historic increase in fiscal year 2024-25। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस अचीवमेंट इज इन लाइन विद कंट्रीज एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030। हमारे देश का ये टारगेट है कि नॉन फॉसिल यानी कि गैर जीवाश्म ईंधनों से हम 500 गीगावाट बना लेंगे ऊर्जा 2030 में। अभी हम कितना बना रहे हैं? 220 लेटेस्ट, और ये भी हिस्टोरिक इंक्रीज होने के बाद बना रहा है। तो मेरे ख्याल से 4 साल बचा हुआ है, हमको लगभग इसको क्या करना है? डबल करना। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितना है? 220 गीगावाट। उस रिन्यूएबल में सोलर का योगदान सबसे ज्यादा है। 220 रिन्यूएबल है, उस रिन्यूएबल में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल कौन सा है? सोलर है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, याद रखिए, 106 गीगावाट है। उसके बाद फिर विंड एनर्जी है 50 गीगावाट। ठीक, टारगेट कितना है? टारगेट है 500 गीगावाट का, है कितना? 220 गीगावाट। उस 220 गीगावाट में 106 गीगावाट किससे मिल रहा है हमको? सोलर से। और विंड से कितना मिल रहा है? 50 गीगावाट। राजस्थान रैंक फर्स्ट। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? राजस्थान। ठीक, क्योंकि सोलर एनर्जी धूप ज्यादा पड़ती है तो इसलिए। उसी तरीके से गुजरात, तमिलनाडु विंड एनर्जी के लिए, कर्नाटका विंड एनर्जी के लिए। ठीक, इंडिया रैंक्स 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी। पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें चौथे नंबर पर यूज करने में। ठीक, ये नवीकरणीय ऊर्जाओं का खास बात यह है कि ये कम पॉल्यूशन करते हैं। कम पॉल्यूशन, ऐसा नहीं पॉल्यूशन नहीं करते हैं, कम पॉल्यूशन करते हैं। Diu district of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu has become the first district in the country to meet electricity demand completely from solar energy।
दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है, एक सिंगल यूनियन टेरिटरी। इसका एक डिस्ट्रिक्ट है दीव, वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री का जिसकी पूरी की पूरी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की कहां से आ रही है? सोलर एनर्जी से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया निंगालू रीफ इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर कोरल ब्लीचिंग। रीफ है तो उसमें, उस रीफ में जो कोरल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनमें ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग का मतलब उनका रंग उड़ रहा है। निंगालू रीफ है कहाँ? निंगालू भी बोलते हैं। ये 300 किलोमीटर लंबी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये फ्रिंजिंग रीफ है और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में इस्टेब्लिश है। और एक्समाउथ के पास कोरल बे 1200 किलोमीटर लंबी है और पर्थ के पास है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से ऐसे कुछ करके है, ऐसे करके कैसे है ऑस्ट्रेलिया, उसके वेस्ट में है, तो वेस्ट यहीं पर कहीं पर है, वेस्ट यहाँ पर है, सॉरी। Recently, 119th मन की बात प्रोग्राम, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोलीगा ट्राइब टुवर्ड्स द टाइगर कंजर्वेशन। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की ये बातें आप मन की बात सुन सकते हैं, बड़े ध्यान से, बढ़िया चीज बताते हैं। तो 119वीं मन की बात वो कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोलीगा ट्राइब टुवर्ड्स द टाइगर कंजर्वेशन। कोई ट्राइब्स हैं जिनका नाम सोलीगा ट्राइब है, जो कि ये ट्राइब बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल के चारों तरफ रहते हैं कर्नाटका में, और ये टाइगर रिजर्व है। तो इनके योगदान को, टाइगर को कंजर्व करने के लिए योगदान को खास मेंशन किया। ठीक, तो सोलीगा ट्राइब आपको याद रखना है, कर्नाटका में पूछा जा सकता है मैच वैच कराने के लिए। एक फंड इस्टेब्लिश हुआ है, नया फंड, इसको देख लेते हैं कितना है बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है। द काली फंड वॉज लॉन्च ऑन फरवरी 25, 2025 इन रोम, इटली। काली फंड याद रखना, with aim of receiving financial contributions from businesses to use genetic data in their industry for biodiversity conservation. This global fund supports the CUNING Montreal Global Biodiversity Framework KMGF। CUNING Montreal Global Biodiversity Framework जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, उसके तहत एक काली फंड बनाया गया है जिसका काम क्या है, जेनेटिक डेटा का यूज करके, जो इंडस्ट्रीज जनरेट करती हैं जेनेटिक डेटा पैसा खर्च करके, उनका यूज करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। और किसके तहत? क्यूनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। द फंड विल फाइनेंस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज फॉलोइंग ए लैंडमार्क एग्रीमेंट रीच्ड इन कोलंबिया 2024। सिमली पार्क टाइगर रिजर्व वॉज नोटिफाइड एज नेशनल पार्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, और इस तरीके से 107वां नेशनल पार्क बन गया। मेरे ख्याल से इस समय करंटली 110 नेशनल पार्क हैं। तो सिमली पाल टाइगर रिजर्व अब क्या बन गया? एक नेशनल पार्क बन गया। किसने घोषित किया? उड़ीसा ने, क्योंकि सिमली पाल टाइगर रिजर्व कहां पर? उड़ीसा में। इंडिया, अब पहले टाइगर रिजर्व था, अब नेशनल पार्क बन गया, तो क्या अंतर हुआ होगा? थोड़ी सी इसमें और ज्यादा क्या हो गई होगी, स्ट्रिक्टनेस आ गई होगी कटाई उटाई करने में। किसी नेशनल पार्क के कोर एरिया, किसी नेशनल पार्क का कोर एरिया क्या होता है? जनरली एक टाइगर रिजर्व होता है। यानी नेशनल पार्क ज्यादा बड़े होते हैं टाइगर रिजर्व से मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा बहुत सही नहीं है पर बड़े होते हैं। इंडिया टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1411 से बढ़कर के 3682 हो गए 2022 में, और 6% का एनुअल ग्रोथ हुआ है। द नंबर रोज फ्रॉम 1023 टू 1439 इन सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, 646 टू 819 इन द शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, फ्रॉम 88 टू 101 इन सुंदरबंस। सुंदरबन में 88 से 101 बढ़े हैं। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में 1033 से 1439 हुए हैं। और शिवालिक और गैंजेटिक प्लेन्स में, मतलब हिमालय वाले साइड में और यूपी मध्य प्रदेश वगैरह मिला लिया जाए थोड़ा बहुत, तो 646 से 819 बढ़े हैं। मध्य प्रदेश नहीं मिलाते हैं, बिहार वगैरह यूपी वगैरह। टोटल कितना बढ़ गए हैं? 1411 से 3682 हो गए 2022 के। In contrast, a decline was observed in northeastern India, particularly in अरुणाचल प्रदेश from 29 to 9। इधर तो सब बढ़े हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 29 से लेकर के 9, 29 से घट करके 9 ही बाघ रह गए। मर गए हैं, कहीं माइग्रेट कर गए हैं, नहीं पता। Aralam Wildlife Sanctuary in Kerala has been declared as India's first butterfly sanctuary. This sanctuary is spread over 55 square kilometers and has more than 266 species of butterfly। 266 स्पीसीज हैं बटरफ्लाई की, ध्यान दीजिए। 266 बटरफ्लाई नहीं है, स्पीसीज हैं बटरफ्लाई की। बटरफ्लाईज करोड़ों हो सकती, लेकिन लाखों हो सकती, लेकिन उसमें किस में बांटा गया? 266 स्पीसीज में बांटा गया। ओके। द एनुअल बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन बॉन, जर्मनी।
बॉर्न क्लाइमेट चेंज हर साल होता है, और ऑब्वियसली बॉर्न क्लाइमेट चेंज है तो होगा कहाँ पर, बॉर्न में। बॉर्न है कहाँ, जर्मनी में, अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के तहत ये बॉर्न कन्वेंशन कहाँ पर हुआ है, जर्मनी में हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल एडाप्टेशन गोल्स एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग। बॉर्न क्लाइमेट चेंज का गोल क्या है, एडाप्टेशन करना है हमको नई नई टेक्नोलॉजीज का, ताकि फॉसिल फ्यूल का एमिशन कम हो, पॉल्यूशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, और क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है। अब नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए तो फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी ना, तो वो टेक्निक बनाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, देयर आर मोर देन 4000 डॉल्फिन इन गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन में 4000 से ज्यादा डॉल्फिन। द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन मोर देन 2000 इज फाउंड इन द गैंजेस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर इन उत्तर प्रदेश। गंगा और उसकी नदियों में 2000 से ज्यादा डॉल्फिन यूपी में, जो गंगा और उसकी सहायक नदियां उसमें पाई जाती हैं। इन ईयर 2023 उत्तर प्रदेश हैड डिक्लेयर गंगा डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ठीक, इस तरीके से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये साल भर का करंट अफेयर खत्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ठीक, थैंक यू।